अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम जो है ये लैटिन और ग्रीक वर्ड का मजमुआ है। जो राइबो है ये लैटिन वर्ड है, इसकी मीनिंग है राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब वो न्यूक्लिक एसिड जिसमें राइबोज मौजूद हो, जो कि आरएनए की तरफ है कि आरएनए के अंदर राइबोज मौजूद होता है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब है आरएनए। और जो सोम है ये ग्रीक वर्ड है जो सोमा से निकला है, इसका मतलब है बॉडी या स्ट्रक्चर। तो राइबोसोम जो है ये इस किस्म की बॉडी या स्ट्रक्चर है जिसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें राइबोज मौजूद होता है तो उसको हम कहते हैं राइबोसोम। तो डिफाइन करते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम जो है ये सेलुलर ऑर्गेनेली है, मतलब सेल के अंदर ये ऑर्गेनेली है, कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, जिसके अंदर प्रोटीन और आरएनए मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं, या इसकी कंपोजिशन जो है आरएनए और प्रोटीन जो है इससे मिलकर राइबोसोम बना है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। तो जो इंफॉर्मेशन होते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको वो डिकोड करता है और उससे एक उस कोड को इस्तेमाल करके एमाइनो एसिड के एक चेन बनाते हैं जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है उसको डिकोड करता है और उसी इंफॉर्मेशन के इस्तेमाल करके एक एमाइनो एसिड का चेन बन जाता है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं, उसको वो बन जाता है और उसको हम प्रोटीन कहते हैं। फिर जो राइबोसोम है ये ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है या नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। पिछले वीडियो भी में हमने जिक्र किया था कि कौन से ऑर्गेनेलीज जो है मेम्ब्रेनस है और कौन से ए मेम्ब्रेनस है। तो ए मेम्ब्रेनस वो ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। तो राइबोसोम के ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती क्योंकि ए मेम्ब्रेनस या नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। और उसके बाद जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है राइबोसोम जो है, इसके डायमीटर जो है 20 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। तो राइबोसोम जो है बहुत ही छोटा ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर जो मौजूद होती है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। राइबोसोम को सबसे पहले पेलेट और अल्बर्ट क्लॉड ने 1955 में डिस्कवर किया था। तो राइबोसोम जो है 1955 में डिस्कवर हुआ, पेलेट और अल्बर्ट क्लॉड ने डिस्कवर किया था। और उसके बाद मार्शल और उसका जो को वर्कर थे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ट्रांसलेशन का अमल किस तरह होता है। जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोड्स मौजूद होते हैं, मैसेंजर आरएनए वो किस तरह जो राइबोसोम है वो किस तरह रीड करता है और किस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है। तो उसको जिसको हम ट्रांसलेशन भी कहते हैं, तो इस अमल को स्टडी किया था और इसको एक्सप्लेन किया था मार्शल और उसके साथ जो को वर्कर थे उन्होंने ट्रांसलेशन का अमल जो है वो एक्सप्लेन किया था, किस तरह राइबोसोम जो है रीड करता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको किस तरह रीड करता है राइबोसोम। नंबर ऑफ राइबोसोम जो है मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ है, जैसे कि बैक्टीरियल सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल से कम होता है राइबोसोम, जैसे कि 10,000 से 70,000 तक राइबोसोम मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो ईस्ट सेल है इसमें 2 लाख से 3 लाख राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मुख्तलिफ ग्रोथ रेट क्या है ईस्ट सेल की और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी क्या है और एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है ईस्ट सेल के अंदर। लीवर सेल जो है ये हाईली एक्टिव सेल है और इसके अंदर राइबोसोम की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें मिलियंस ऑफ राइबोसोम्स मौजूद होते हैं लीवर सेल के अंदर। उसके बाद है जो न्यूरॉन सेल है, इसमें फ्यूअर राइबोसोम, बहुत ही कम मकदार राइबोसोम्स की मौजूद होती है लीवर सेल के अंदर। और जो रेड ब्लड सेल है, जो मैच्योर रेड ब्लड सेल है, उसके अंदर कोई राइबोसोम्स मौजूद नहीं होता, जो मैच्योर रेड ब्लड सेल है। जो यंग सेल होते हैं उसमें राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, लेकिन जब रेड ब्लड सेल मैच्योर हो जाती है तो वो जो ऑर्गेनेलीज इसके अंदर मौजूद होते हैं उसको लास्ट कर देते हैं, तो उसके साथ राइबोसोम भी लास्ट हो जाता है। तो मैच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर कोई राइबोसोम्स मौजूद नहीं होता और यंग सेल रेड ब्लड सेल के अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। उसके बाद फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स की बात करते हैं तो 2 हालत में हमें राइबोसोम देखने को मिलता है, एक अटैच्ड फॉर्म में और एक फ्री फॉर्म में। मतलब राइबोसोम या तो अटैच्ड होगा या फ्री हालत में मौजूद होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। जो अटैच्ड फॉर्म है
वो राइबोसोम जो है अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच होता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो उसके सरफेस के साथ अटैच होता है राइबोसोम, और जो सरफेस के साथ जो राइबोसोम अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो राइबोसोम जो है इंसुलिन फॉर्मेशन में जो वहाँ से इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है उन राइबोसोम से, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के साथ अटैच होते हैं, वहाँ पे जो राइबोसोम होते हैं वो वहाँ पे इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है। और जो फ्री फॉर्म में मौजूद होते हैं, मतलब स्केटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, वहाँ पे हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। अगर हम यंग रेड ब्लड सेल की बात करें, जो मेच्योर रेड ब्लड सेल है वहाँ पे तो राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, लेकिन जो यंग रेड ब्लड सेल है वहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, और वहाँ पे हेमोग्लोबिन जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन फ्री फॉर्म ऑफ राइबोसोम जो है वहाँ पे होगी, और जो इंसुलिन की फॉर्मेशन है वो अटैच फॉर्म ऑफ राइबोसोम जो है वहाँ पे होगी। अटैच फॉर्म का मतलब है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जिसकी अटैचमेंट होती है, तो वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो अटैच होंगे वहाँ पे इंसुलिन की फॉर्मेशन, और जो फ्री फॉर्म मौजूद होते हैं वहाँ पे हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन इस तरह होती है कि जो हमें पता है कि जो राइबोसोम्स है वो आरएनए और प्रोटीन से बना है, तो जो आरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए मौजूद होती है राइबोसोम के अंदर, और ये राइबोसोमल आरएनए जो है इसकी फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। न्यूक्लियोलस एक जगह है, एक स्पॉट है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। आगे हो जाके हम जो और ऑर्गेनेलिस पढ़ेंगे वहाँ पे हम राइबोसोमल न्यूक्लियोलस का भी हम जिक्र करेंगे कि न्यूक्लियोलस किस तरह इसकी शेप होती है, क्या होता है न्यूक्लियोलस जो है, वो आगे जाके हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जिक्र करेंगे। तो जो राइबोसोमल आरएनए है उसकी फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस के अंदर हो जाती है, और जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है, जो आरएनए है या राइबोसोमल आरएनए है उनकी उसकी फॉर्मेशन तो न्यूक्लियोलस के अंदर हो जाती है, लेकिन जो प्रोटीन है उसकी फॉर्मेशन जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाती है, और वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं न्यूक्लियोलस की तरफ। मतलब प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर बने और उसको ट्रांसपोर्ट किया गया न्यूक्लियोलस की तरफ, और राइबोसोमल आरएनए जो है जो राइबोसोम का हिस्सा बनेंगे वो न्यूक्लियोलस के अंदर बन गए हैं। उसके बाद न्यूक्लियोलस पे वहाँ पे जो राइबोसोमल आरएनए है और प्रोटीन है इन दोनों की असेंबली होगी। जब दोनों आपस में जॉइंट करेंगे तो वहाँ पे सब यूनिट्स जो है प्रोटीन जो राइबोसोम के सब यूनिट है वो बन जाएंगे। सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट बन जाएंगे। मतलब न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए और साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन बने थे वो आपस में जॉइन करेंगे और सब यूनिट बन जाएंगे, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट जो है ये मुख्तलिफ होती हैं। जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30S की होती है और लार्ज सब यूनिट ये 50S की होती है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो लार्ज सब यूनिट है वो 60S की होती है और स्मॉल सब यूनिट 40S की होती है। तो ये सब यूनिट बन जाता है, 2 सब यूनिट बन जाता है, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। और उसके बाद ये जब राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन की जॉइनिंग हो जाती है तो सब यूनिट बन गए। फिर ये सब यूनिट जो है ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ, और वहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसका अमल होगा। लेकिन जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट है ये तब ही असेंबल होंगे, आपस में ज्वाइन होंगे जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी। वहाँ पे इसकी ज्वाइनिंग होगी जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी। लेकिन जो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट है ये न्यूक्लियस के अंदर बने, और स्मॉल और लार्ज सब यूनिट बनने के बाद ये साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं न्यूक्लियस से। उसके बाद अगर हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर को देखें तो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है जिसमें लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है। ये जो रेड दिख रहा है ये लार्ज सब यूनिट है और ये जो ब्लैक कलर में है ये स्मॉल सब यूनिट है। तो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट ये मुख्तलिफ होते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। इनका साइज भी और इसकी कंपोजिशन भी मुख्तलिफ होती है। जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो लार्ज सब यूनिट है वो 50S का होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये 60S का होता है जो लार्ज सब यूनिट है। प्रोकैरियोटिक से जो लार्ज सब यूनिट है ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। जो राइबोसोमल
आरएनए मौजूद होता है प्रोकैरियोटिक लार्ज सब यूनिट में, वो 5s और 23s मौजूद होती हैं। जो राइबोसोमल आरएनए है वो 2 टाइप की मौजूद होती हैं, 5s एंड 23s ये मौजूद होती है। और जो 23s है ये पेप्टाइड ट्रांसफरेजेस एक्टिविटी प्रोवाइड करती है, जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो जो लार्ज सब यूनिट है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, उसमें जो आरएनए है वो 5s और 23s मौजूद होती है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन है, जो राइबोसोमल आरएनए है वो 5s, 5.8s एंड 28s मौजूद होती है। 60s जो है लार्ज सब यूनिट है यूकैरियोटिक सेल का, जो कि प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से बना है। राइबोसोमल आरएनए जो है 5s, 5.8s और 28s मौजूद होती हैं यूकैरियोटिक लार्ज सब यूनिट में। और जो प्रोकैरियोटिक का स्मॉल सब यूनिट है ये 30s होता है और यूकैरियोटिक का 40s होता है। तो स्मॉल सब यूनिट जो है प्रोकैरियोटिक सेल का वो भी प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से बना होता है, जिसमें राइबोसोमल आरएनए जो है ये 60s होती है और ये हेल्प करती है डिकोडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए, जो इसको डिकोड करती है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन के दौरान डिकोड करती है मैसेंजर आरएनए को। कौन सी? 16s राइबोसोमल आरएनए जो मौजूद है स्मॉल सब यूनिट में प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर 40s स्मॉल सब यूनिट मौजूद होता है, जिसके अंदर राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन मौजूद होते हैं। और राइबोसोमल आरएनए जो है यूकैरियोटिक स्मॉल सब यूनिट जो राइबोसोम का है वहां पे 18s राइबोसोमल आरएनए मौजूद होती है। और इसका रोल भी है जो मैसेंजर आरएनए को डिकोड करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। मतलब ये 16s, 18s और 16s का एक ही काम है। जिस तरह 23s जो है प्रोकैरियोटिक लार्ज सब यूनिट के अंदर यही काम 28s का भी है। मतलब 20s यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो 28s राइबोसोमल आरएनए है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो 23s राइबोसोमल आरएनए है, इन दोनों का काम एक ही है। और जो स्मॉल सब यूनिट है यूकैरियोटिक सेल के अंदर 18s और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो 16s राइबोसोमल आरएनए मौजूद है, इन दोनों का काम भी एक ही है। तो 28 और 23s प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर इनका एक ही काम है। और यहाँ पे 16s और 18s प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक स्मॉल सब यूनिट के जो राइबोसोमल आरएनए है, इन दोनों का भी एक ही काम है। तो राइबोसोम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। तो इसकी असेंबली तब होती है जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और प्रोटीन सिंथेसिस जब इनकी असेंबली होती है ये भी मैग्नीशियम आयन की वजह से होती है। और मैग्नीशियम आयन जो है ये सब यूनिट की असेंबली में हेल्प करती है, जो कि लार्ज और स्मॉल सब यूनिट जो है इसकी असेंबली करती है मैग्नीशियम आयन जो है। इसके अलावा मैग्नीशियम आयन जो है ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग का भी काम करते हैं। और ट्रांसफर आरएनए जो कि अमीनो एसिड लेके आती है राइबोसोम की तरफ, तो उसकी बाइंडिंग जो है ये भी मैग्नीशियम आयन का काम है, उसमें एक अहम रोल है। इसके अलावा जो मैग्नीशियम आयन है जो कोफैक्टर जो मुख्तलिफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसके अंदर मैग्नीशियम आयन जो है जो कोफैक्टर इस्तेमाल होता है और वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बखूबी अंजाम होते हैं। और जो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी है उसमें भी मैग्नीशियम आयन का काम है, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है राइबोसोम का, जो फोल्डिंग बनते हैं, ये इसमें प्रोटीन मौजूद है और राइबोसोमल आरएनए मौजूद है, तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसको देता है मैग्नीशियम आयन। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो मौजूद है, स्टेबल स्ट्रक्चर मौजूद है, तो ये मैग्नीशियम आयन की वजह से है। तो राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मुख्तलिफ होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s राइबोसोम मौजूद होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80s राइबोसोम मौजूद होता है। मुख्तलिफ होती है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए है वो मुख्तलिफ होती है। इस तरह लार्ज सब यूनिट के जो राइबोसोमल आरएनए है वो भी मुख्तलिफ होती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी राइबोसोम के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।